हाय हेलो एवरीवन। सो यूग्रो कैपिटल इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। एमएसएमई लैंडिंग स्पेस के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट भी रिलीज किए हैं, सो उसका भी एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे क्या एक्सपेक्ट इस बिजनेस से हम आगे कर सकते हैं। सो इस कंपनी का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो काफी डिफरेंट है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में जो अभी तक हमने स्पेस के अंदर डिस्कस किए हैं, लाइक पूना वाला फिनकॉर्प, फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस या एसबीएफसी फाइनेंस। सो ये कंपनी डेटा ड्रिवन अंडरराइटिंग करती है, टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा फोकस है इनका। इनके जो करंट एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर सचिंद्र नाथ, सो इन्होंने इस कंपनी को 2018 में स्टार्ट किया था। देन कुछ प्राइवेट एक्विटी प्लेयर्स ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया। 2020-2021 में इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। एंड अगर आप इनका विजन देखोगे, सो मेन विजन क्या है कंपनी का कि इनका कहना है कि आज के टाइम पे इंडिया में जो एमएसएमईज का टोटल क्रेडिट डिमांड है वो अराउंड 117 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें से जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वो सिर्फ 20% डिमांड को ही फुलफिल करती है। तो ऑलमोस्ट 93-94 लाख करोड़ का गैप बचता है। तो इस इनका उन्हीं उसी गैप को फुलफिल करने के ऊपर फोकस है। बिकॉज यूजुअली अगर हम आज से 5-6 साल पहले का टाइम देखें तो उसमें क्या होता था कि कोई भी लैंडर एमएसएमई को लोन ऑफर करने जा रहा है तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज आता था आपके डॉक्यूमेंट्स की अंडरराइटिंग करने का। बिकॉज जो लोन की डिमांड होती थी उस एमएसएमई की, उसके अगेंस्ट में उसके बुक्स उतने स्ट्रांग नहीं होते थे, आधे डॉक्यूमेंट्स कच्चे डॉक्यूमेंट्स होते थे। तो वहां पे ऑब्वियसली कोई भी लेंडर वो रिस्क नहीं लेगा, एंड अगर आप वो रिस्क ले भी रहे हो तो उसमें एनपीए के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर आप आज के टाइम पे भी बहुत ऐसे बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, जिनका लोन बुक अगर आप देखोगे तो उनमें जो एमएसएमई वाला पार्ट है उसमें एनपीए काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्विटास का देखते हो लोन बुक, तो उस बैंक ने अभी एमएसएमई लोन देना काइंड ऑफ बंद कर दिया हुआ है, बिकॉज उनका ग्रॉस एनपीए बहुत बढ़ गया था पहले। सिमिलरली उज्जीवन का भी अगर आप लोन बुक देखते हो तो उसका भी एमएसएमई में एनपीए का लेवल काफी बढ़ गया था। सेम चीज आप सेतिन क्रेडिट केयर जो एनबीएफसी है, उसका भी अगर आप एमएसएमई का पार्ट देखोगे तो उसका भी एनपीए काफी ज्यादा था। सो एक ये नेगेटिव सेंटीमेंट था मार्केट में कि अगर आप एमएसएमई को लोन दे रहे हो तो आपके ग्रॉस एनपीए बहुत ज्यादा रहेंगे। 9-10% का ग्रॉस एनपीए बहुत नॉर्मल है एमएसएमई सेगमेंट को लोन देने के ऊपर, एंड इससे आपका जो पूरा बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि एमएसएमई को ज्यादातर बैंक्स एनबीएफसी जो है वो लोन देना प्रेफर नहीं करती है। बट लास्ट 5-6 ईयर्स में हमने देखा है कि काफी ज्यादा चीजें चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, डिजिटाइजेशन हुआ है। तो उससे इन्होंने इन्होंने जो मॉडल बिल्ड किया है, सो ये बेसिकली 3 वे अंडरराइटिंग करते हैं। सो पहला इनका रहता है जीएसटी के ऊपर फोकस। तो जीएसटी से इनको क्या आइडिया लगता है कि जो भी एमएसएमई है जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका टर्नओवर कितना है। सो एक वो आइडिया हो जाता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोन एप्लीकेशन है उसकी 1 करोड़ की बट उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा कम है, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट स्टेज में इनएलिजिबल हो जाता है उस लोन के लिए। देन टर्नओवर देखने के बाद ये कंपनी जो है वो उसका बैंक स्टेटमेंट असेस करती है कि जो ये टर्नओवर शो कर रहे हैं अपने जीएसटी डेटा के अंदर, क्या वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, क्या उतना कैश कंपनी के अकाउंट में आ रहा है। बिकॉज अगर इनका लोन का डिमांड है 25 लाख रुपीज का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बट कैश फ्लो ही बहुत कम है, तो जो मंथली ईएमआई होगी वो कैसे मीट करेगा वो एमएसएमई, तो वहां पे चैलेंज आ जाएगा। एंड जो तीसरा और फाइनल इनका इनका जो अंडरराइटिंग का प्रोसेस होता है वो होता है इनका क्रेडिट ब्यूरो का डेटा। सो जैसे आज के टाइम पे अगर आप हमारा भी देखो तो आप अगर किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका एक मोबाइल नंबर, पैन कार्ड के बेसिस पे पूरा क्रेडिट डेटा वो कंपनी चेक करती है कि आपका पास्ट में कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपने लास्ट 5 मंथ्स में, 6 मंथ्स में अगर मल्टीपल टाइम अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो ये एक बहुत नेगेटिवली लिया जाता है आपके सिबिल स्कोर के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो लोन एप्लीकेशन है या क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। सिमिलरली आज के टाइम पे एमएसएमई का भी ऐसे क्रेडिट ब्यूरो डेटा होता है, जिसमें ये कंपनी ट्रैक करती है कि उस पर्टिकुलर एमएसएमई का लास्ट 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का किस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर उन्होंने लोन लिया है तो क्या ड्यू डेट पे उन्होंने पेमेंट करी है या डिफॉल्ट किया हुआ है। सो ये पूरा वहां से आइडिया लग जाता है। तो इन 3 डेटा से बेसिकली कंपनी को 3 चीजें पता चलती है, एलिजिबिलिटी, एबिलिटी एंड इंटेंट। मतलब वो जो एमएसएमई है उसका इंटेंट है देने का या नहीं है, क्या वो डिफॉल्ट रेट उसके ज्यादा होते हैं या क्या वो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन है, तो ऑब्वियसली वहां पे रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। अब ये सारी चीजें कंपनी क्योंकि डिजिटलाइज करती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि विद इन 50 to 60 मिनट्स में ये उस पर्टिकुलर एमएसएमई को ये चीज कंफर्म कर देती है कि ये उन्हें लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सो आई फील कि ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज इसको अगर आप कंपेयर करो कि एक ऐसी एनबीएफसी के साथ में जो जो ये सारे प्रोसेस जो है वो फिजिकल कर रहा है,
ये सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है, देन उसको एनालाइज कर रहा है, एसेस कर रहा है, दोबारा से कंफर्म कर रहा है उस एमएसएमई को, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है, आपका 3 to 4 डेज का टाइम लगता है, एंड ऑब्वियसली वहां पे एफिशिएंसी लैक होती है। तो यहाँ पे ये कंपनी के पास आई फील की सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 50 to 60 मिनट्स के अंदर ये अपने कस्टमर को कंफर्म कर देते हैं कि उन्हें ये उनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे लोन डिसबर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्लस दूसरा पॉइंट अगर आप इसमें देखोगे तो बैंक्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल बैंक्स जो होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं। वहां पे कस्टमाइजेशन नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी केमिकल इंडस्ट्री को लोन लेना है तो उसका उसका पैरामीटर भी वैसा ही रहेगा जैसे कि एक स्टील इंडस्ट्री के लिए रहेगा, तो वहां पे कस्टमाइजेशन नहीं होता है। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जैसे हम यहाँ पे भी जो एनालाइज करते हैं, अगर हम रिटेल कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर हम रियल एस्टेट कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स हम अलग तरीके से देखते हैं। तो वो चीज, उस चीज के ऊपर फोकस है यूग्रो कैपिटल का। सो इन्होंने क्या किया, एक नीश बिल्ड किया है। ये इनका जो मेन फोकस है वो 8 सेक्टर्स के ऊपर है। इन्होंने 8 ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसके अंदर बाकी के सब सेक्टर्स हैं। सो सिर्फ वहीं पे लोन डिसबर्स करती है ये कंपनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है, वहां पे इनका फोकस है। देन लाइट इंजीनियरिंग कंपनीज है, वहां पे इनका फोकस है। हॉस्पिटैलिटी है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स है। सो ऐसे करके इन्होंने टोटल 8 ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे इन्होंने एक अपना नीश बिल्ड किया है कि हम जो भी लोन डिसबर्स करेंगे, जो भी हमारे पास लोन क्वेरी आएगी, वो हम पर्टिकुलर इन्हीं इंडस्ट्री से करेंगे। ऐसा नहीं कि कल को किसी कोल इंडस्ट्री से या स्टील इंडस्ट्री से या पावर इंडस्ट्री से हमारे पास कोई लोन की क्वेरी आ गई तो उसको भी हम फुलफिल कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे क्या है कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरीके का वर्किंग कैपिटल साइकिल रहता है, कैश फ्लो कैसा रहता है, इस तरीके का आइडिया नहीं है, तो वहां पे एनपीए के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो इस तरीके से इन्होंने ये नीश बिल्ड किया है एंड उसी के अराउंड ये लोन ज्यादा डिस्पर्स करते हैं। इसीलिए अगर आपका इनका एसेट क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे तो वो भी काफी अच्छा है। प्लस ये जो इनका डिजिटल मॉडल है, इसके बेसिस पे एक इन्होंने स्कोरिंग मॉडल डेवलप किया हुआ है जो ए से लेकर ई तक के रेंज में इनको स्कोर देता है हर एक पर्टिकुलर लोन क्वेरी का। सो जो ए है वो स्टैंड करता है कि मतलब जो लोन की क्वेरी आई है आपके पास वो काफी बेस्ट है, उसके डॉक्यूमेंट्स काफी अच्छे हैं, वहां पे आप लोन डिसबर्स कर सकते हो, रिस्क कम है, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। जो ई है, जो ई स्कोर है या डी स्कोर है, वो रेफर करता है कि जो पर्टिकुलर क्वेरी है उसमें रिस्क काफी ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, उस पर्टिकुलर कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है, तो वहां पे लोन देना जो है वो काफी ज्यादा रिस्की है। तो ये मॉडल वाइज लैंडिंग करता है कंपनी, डेटा पे काफी ज्यादा फोकस है इनका। दैट्स वाई इनको एनबीएफसी से ज्यादा एज अ फिनटेक कंपनी बोला जाता है इंडस्ट्री के अंदर। और आई मीन स्केलेबिलिटी भी अगर आप इस कंपनी की देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त रही है। 3-4 साल के अंदर इनका जो टोटल लोन बुक का जो साइज है वो अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास का है। सो बहुत रैपिडली एक्सपैंड किया है पिछले कुछ सालों के अंदर। एंड अभी अगर हम इनके रिजल्ट भी देखते हैं, नंबर्स कैसे डिलीवर किए हैं इन्होंने, सो इस क्वार्टर में इनका जो लोन बुक है वो अराउंड 49% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। देन अगर आप इनका पोर्टफोलियो यील्ड देखोगे तो वो अराउंड 16.6% के आसपास है। ऑफ कोर्स 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस या एसबीएफसी फाइनेंस के कंपैरिजन में कम है, बिकॉज कस्टमर्स की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है। इनका जो टिकट साइज है वो भी काफी वाइड है, 5 लाख से लेकर के 3 करोड़ तक के लोन डिसबर्स करती है ये कंपनी। सो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैसे इनका सिक्योर्ड बिजनेस लोन है जो कि उस कस्टमर के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सिक्योर्ड होता है। देन इनका बिजनेस लोन है जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, उसमें थोड़े से यील्ड ज्यादा होते हैं। फिर एक माइक्रो एंटरप्राइज लोन है जो कि सबसे हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है इस कंपनी का, उसमें इंटरेस्ट रेट ये कंपनी ऑलमोस्ट 21-22% के आसपास चार्ज करती है। इसके अलावा मशीनरी लोन है, सो काफी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप किए हैं। मशीनरी लोन में जो मशीन है वो एज अ सिक्योरिटी होती है इनके पास में। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करती है कंपनी। प्लस एक इनका डिजिटल वाला मॉडल है। सो उसमें क्या है कि कोई भी जो शॉपकीपर है जिसके छोटे छोटे शॉप्स हैं, सो उसको डे टू डे बेसिस पे 10,000, 50,000 या 1 लाख या 3 लाख तक का अगर लोन चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, तो इनका एक ऐप है यूग्रो एक्स करके कुछ उसका नाम है। सो उसमें वो बोरोअर जाएगा, अपना पूरा डिटेल डालेगा एंड इमीडिएटली वो ऐप उसको कंफर्म कर देगा कि उसको लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता है। एंड वो जो लोन का अमाउंट है, जस्ट इन केस अगर वो लोन अप्रूव होता है तो वो उसके बैंक अकाउंट में सीधे अप्रूव हो जाता है। सो ये भी एक इन्होंने डिजिटली बिल्ड किया हुआ है। तो इससे क्या है कि जो भी ये छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, सो इनका डेली मेंटेनेंस हो जाता है, जिनको 1 डे 2 डे का इमीडिएट बेसिस पे लोन चाहिए, तो वो वाला काम भी है इनका। सो उसमें भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करती है। लेकिन जो सबसे मेन प्रोडक्ट है इस कंपनी का वो है इनका सिक्योर्ड बिजनेस लोन। ऑलमोस्ट 60% के आसपास का जो लोन बुक है
वो उनका सिक्योर्ड बिजनेस से आता है, उसमें यील्ड थोड़े से कम है, इसीलिए आप देख रहे हो कि इनका टोटल पोर्टफोलियो का जो यील्ड है वो भी सिर्फ 16.6% के आसपास है। देन एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो भी काफी अच्छा है। ग्रॉस एनपीए इनका 2% के आसपास है, लास्ट क्वार्टर में भी इतना ही था, 2% के आसपास ग्रॉस एनपीए था। एंड लास्टली अगर हम नेट प्रॉफिट देखें इस कंपनी का तो वो ऑलमोस्ट 133% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। सो एयूएम की ग्रोथ है 49% एंड पैट की ग्रोथ है ऑलमोस्ट 133%। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो उसका पहला पहला पॉइंट तो ये है कि इनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है कंपनी के, वो इतने तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो भी इनको टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करनी थी या जो हायरिंग करनी थी वो ऑलमोस्ट इन्होंने कर ली है। एंड अभी इनके एक्सपेंसेस उस लेवल से नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से इनको एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। प्लस एसेट क्वालिटी स्टेबल है, ऐसा नहीं कि ग्रॉस एनपी आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उसके लिए आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। सो वहां से भी, क्योंकि एसेट क्वालिटी स्टेबल है, आपका प्रोविजनिंग ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो वहां से भी वो जो ग्रोथ है वो इनका डायरेक्ट पैट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन कि इनका नेट प्रॉफिट 133% पे ग्रो कर रहा है। एक गाइडेंस काफी स्ट्रॉन्ग दिया है इस कंपनी ने। सो इनका कहना है कि आरओए हमारा आज के टाइम पे 2.3% के आसपास है। लास्ट ईयर ये नंबर 0.8 0.9% के आसपास था। सो इन्होंने गाइडेंस दिया था कि FY24 तक हम 2% का आरओए अचीव करेंगे, बट इवेंचुअली उन्होंने उसको भी क्रॉस किया है। 2.3% का आरओए का नंबर है इनका आज के टाइम पे। अब इनका गाइडेंस है अगले 2 साल में, मतलब FY26 तक ये जो आरओए 2.3% का है इसको ये 4% तक लेके जाना चाहते हैं। अब ये एक्सपेंशन कैसे होगा? सो सबसे पहले कंपनी का प्लान है कि 150 बेसिस पॉइंट, मतलब 1.5% के आसपास का इंप्रूवमेंट आएगा इनके यील्ड के अंदर। यील्ड मतलब पोर्टफोलियो का जो टोटल यील्ड है उसमें उसमें उसकी एक्सपेंशन होगी 1.5% के आसपास से। कहाँ से होगा? जो कंपनी का माइक्रो एंटरप्राइज लोन है ये इनके टोटल लोन बुक का सिर्फ 12% है, बट ये सबसे हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा जो इनको यील्ड अर्न होता है वो इसी प्रोडक्ट के ऊपर आता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है कंपनी। तो कंपनी का फोकस है इस वाले प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये इंक्रीज करेंगे आने वाले टाइम में, जिससे जिससे इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो का यील्ड इंप्रूव होगा। सो पहला तो यहां से इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा, इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है आज के टाइम पे वो ऑलमोस्ट 10.7% के आसपास है। ऑब्वियसली पूना वाला या एसबीएफसी या 5 स्टार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। सो इसका मेन रीजन ये है कि कंपनी का एयूएम जो टोटल लोन बुक है वो हार्डली 3-4 साल पुराना है, तो ऑब्वियसली मार्केट उस लेवल से अभी अभी ट्रस्ट नहीं करता है। बट विद टाइम आप ऑब्वियसली देखोगे कि ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ये धीरे धीरे इनका कम आएगा, बिकॉज हमने 5 स्टार के केस में भी देखा है कि उस कंपनी का 2-2.5 साल पहले तक जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था वो ऑलमोस्ट 12% के आसपास था, एंड तब इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़े थे। सो जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े थे उस कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 12% था। आज इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो उस कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो 10% से भी कम हो गया। सो वो क्यों हुआ है? बिकॉज कंपनी ने कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छे ग्रोथ नंबर्स डिलीवर किए हैं, एसेट क्वालिटी को इंप्रूव किया है। सो दैट इज द रीजन मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, मार्केट को उस पर ट्रस्ट बढ़ा है और उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हुआ है। सेम चीज आप इस कंपनी के साथ भी होते हुए देखोगे, जैसे जैसे इसकी परफॉर्मेंस सस्टेन करेगी, ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, एसेट क्वालिटी के नंबर स्टेबल रहेंगे, तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी विद टाइम कम होगा। तो कंपनी का टारगेट है कि अराउंड 50 बेसिस पॉइंट से इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आने वाले टाइम में कम होगा। प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इनको 50 बेसिस पॉइंट के आसपास, बिकॉज अगेन वही पॉइंट कि लोन बुक की ग्रोथ आपकी ऑलमोस्ट 40-50% की है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं, एसेट क्वालिटी आपकी स्टेबल है, तो उसका जो ग्रोथ है वो आपको पैट में रिफ्लेक्ट होगा। सो 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट वहां से आएगा। तो इस तरीके से कंपनी टारगेट कर रही है कि FY26 तक इनका जो आरओए 2% के आसपास है, 2.3%, वो 4% तक हिट करेगा। साथ में कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने लोन बुक को लेकर भी गाइडेंस दिया था कि जो अभी तो अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक है। सो उनका टारगेट है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर ये जो लोन बुक है वो अराउंड 18,000 to 20,000 करोड़ के बीच में रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा करने का टारगेट है इस कंपनी का अगले 1 से 2 साल के अंदर, बिकॉज ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है इस कंपनी के लिए। प्लस आरओई का नंबर, सो एक अगर इनके पूरे रिजल्ट में जो थोड़ा सा खराब नंबर लगता है वो आरओई का लगता है। 5% के आसपास का आरओई नंबर था इनका लास्ट ईयर, बट ऑब्वियसली 3-4 साल पुराना बिजनेस है, एयूएम अभी बिल्ड ही कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, बट वहां से इन्होंने इंप्रूवमेंट कितनी दिखाई है? 9% की ऑलमोस्ट। सो आरओई का नंबर इनका 5% से इंप्रूव होकर के 9% पे आ गया। एंड यहां से कंपनी का टारगेट है कि इसको भी अगले 1-2 साल के अंदर 18 to 20% के बीच में लेकर के जाना है। सो अगर ये इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड कंटिन्यू रहता है इनका आरओई का प्लस ग्रोथ तो अच्छी है ही, एसेट क्वालिटी में एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये कंपनी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 2% का टारगेट कर रही है।
अब ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल बन जाता है बिकॉज कुछ ऐसी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज हैं आज के टाइम पे जो 50% की ग्रोथ डिलीवर कर रही है, लेकिन उनका क्रेडिट कॉस्ट 2.5 से 3% के आसपास का है। एंड उनका कहना भी है कि अब ये मॉडल इस तरीके का हो गया तो आपको क्रेडिट कॉस्ट इसी के आसपास मिलेगा। लेकिन ये बिजनेस जिसका अराउंड 70-80% लोन बुक जो है वो सिक्योर्ड है, आरओई का नंबर अगर इंप्रूव होता है, ग्रोथ बहुत अच्छी है 40-50% की, एंड उस पे अगर ये 2% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट रखते हैं, 2% तो आजकल बैंक्स का भी क्रेडिट कॉस्ट रहता है, सो अगर 2% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट रहता है इस कंपनी का, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट बनता है। बिकॉज अगर आप इस स्टॉक का वैल्यूएशन भी देखोगे तो हार्डली 1.8 1.9 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कंपेयर टू पूना वाला जो कि 5 से ज्यादा का प्राइस टू बुक है उसका, या फिर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जिसका 4.5 का प्राइस टू बुक है, या फिर एसबीएफसी फाइनेंस जिसका ऑलमोस्ट 3.5 के आसपास का प्राइस टू बुक है। सो उनके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस में इतना गैप नहीं है। इनफैक्ट 5 स्टार और एसबीएफसी फाइनेंस के कंपैरिजन में बहुत हेल्दी रेट पे ये कंपनी ग्रो कर रही है। स्केलेबिलिटी अगर हम देखें, लास्ट 3-4 साल के अंदर इन्होंने 9,000 करोड़ का एयूएम बिल्ड किया है, उसको 20,000 तक करोड़ तक का ले जाने का टारगेट है इनका अगले 1 से 2 साल में। तो स्केलेबिलिटी समझ आती है, मॉडल काफी स्ट्रांग है, जो डिजिटलाइजेशन पे इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी पे जो इन्वेस्ट किया है, उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कंपनी को, बिकॉज स्केल करने में इनको काफी ज्यादा हेल्प हो रही है। प्लस एक और नए सेगमेंट में इन्होंने एंटर किया है। सो एक इन्होंने एक्विजिशन किया है इस क्वार्टर के अंदर, माई शुभ लाइफ करके एक कंपनी है एम्बेडेड फाइनेंस के अंदर, सो उसको इन्होंने एक्वायर किया है इस क्वार्टर में। एंड इससे कंपनी प्लान कर रही है कि ये जो एम्बेडेड फाइनेंस की इंडस्ट्री है, जो कि ऑलमोस्ट 1.10 लाख करोड़ का टोटल मार्केट है, सो उसमें एंटर करने का इन्होंने प्लान किया है। एम्बेडेड फाइनेंस क्या होता है बेसिकली, कोई भी नॉन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म जिसपे फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप क्रॉस सेल अपसेल करते हो कंज्यूमर को, तो वो आपका एम्बेडेड फाइनेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आई डोंट नो, अगर आपने देखा हो बिग बास्केट का अगर आप ऐप यूज करते हो, तो जब आप उसके पेमेंट पेज पे जाते हो तो वहां पे आपको वो शो करता है टाटा न्यू एचडीएफसी का फ्री क्रेडिट कार्ड। सो अब बिग बास्केट जो है वो एक नॉन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, बट वो क्या क्रॉस सेल कर रहा है, अपसेल कर रहा है अपने कंज्यूमर को एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो ये एम्बेडेड फाइनेंस हो जाता है। तो इसमें कंपनी का फोकस है कि रिटेल फाइनेंसिंग का पोर्टफोलियो का उन्हें एक्सेस मिलेगा, एंड ऑब्वियसली रिटेल का अगर आपको एक्सेस मिल गया तो आपका जो यील्ड है वो और अच्छे से इंप्रूव होगा, बिकॉज वो भी एक हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है। प्लस कंपनी का टारगेट है कि ये जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, इससे अगले 3 साल के अंदर 1500 करोड़ का इंक्रीमेंटल ईयूएम आएगा इनके पास, एंड ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट आएगा। तो खुद की ग्रोथ तो 40-50% पे हो ही रही है, प्लस ये इस एक्विजिशन के साथ में एक नया मार्केट भी मिल गया इनको कैप्चर करने के लिए, जिसको ये विद द हेल्प ऑफ जो मॉडल इन्होंने बिल्ड किया है, टेक्नोलॉजी बिल्ड की है, उससे काफी अच्छे से स्केल कर सकते हैं। प्लस 1500 करोड़ का एयूएम और 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अगले 3 साल के अंदर इस एक्विजिशन के थ्रू। इसके साथ में कंपनी ने कैपिटल रेस भी प्लान किया है। सो ऑलमोस्ट 1332 करोड़ के आसपास का कैपिटल रेस कर रही है ये कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस कैपिटल रेजिंग में जो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं एंड जो मैनेजमेंट है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है, एक कॉन्फिडेंस देने वाली चीज है शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। ये क्या शो करता है कि जो लोग इस बिजनेस को रन कर रहे हैं वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस कंपनी के ग्रोथ को लेकर के नियर फ्यूचर में। सो दैट इज द प्राइम रीजन कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाली चीज है ये इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को। बाकी ग्रोथ नंबर्स तो अच्छे हैं ही, काफी इंटरेस्टिंग मॉडल लगता है, वैल्यूएशन फेवर है इस स्टॉक के, एंड अगर ऐसी परफॉर्मेंस सस्टेन रहती है तो ऑब्वियसली एक काफी स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होनी चाहिए स्टॉक की यहाँ से। बाकी आगे ट्रैक तो करते रहेंगे, बहुत अच्छा मॉडल है, स्टडी करना चाहिए। अभी कौन कॉल होगा उसको भी डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का क्या प्लान है, क्या टारगेट है आगे फ्यूचर को लेकर के। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था यूग्रो कैपिटल के ऊपर। जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।